Hello and welcome to We Learn Networks. Today we are going to cover session number 2 of Origin and Evolution of Life and Introduction to Classification. The topics that we are going to cover in this session are specialization, models of specialization, meaning of classification, taxonomic categories, scientific naming of organisms, prokaryotes and eukaryotes, difference between prokaryotes and eukaryotes, the 5 kingdoms of organisms, viruses and introduction, structure of viruses, infective properties of viruses, viruses keep on mutating. The first topic is specialization, which we have also discussed in earlier section. The evolution of new species is termed as specialization. जब भी कोई न्यू स्पीशीज का इवॉल्वमेंट होता है, इस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन को हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। और ये स्पेशलाइजेशन दो तरीके की होती है, एलोपेट्रिक स्पेशलाइजेशन और सिंपेट्रिक स्पेशलाइजेशन। एलोपेट्रिक स्पेशलाइजेशन में जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज है वो जियोग्राफिकली सेपरेट हो जाती है अपनी पेरेंटल पॉपुलेशन से, मतलब कि जहां एक स्पीशीज के पेरेंट रहते थे, अब वो स्पीशीज उस जगह पे ना रह के किसी दूसरी जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया। सिंपेट्रिक स्पेशलाइजेशन ऐसी स्पेशलाइजेशन होती है जो कि हमें या फिर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करती है या प्रोटेक्ट करती है रिप्रोड्यूस करने से। इसको कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव बैरियर, जहां पे एक स्पीशीज किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में ही रिप्रोड्यूस कर सकती है, आउटसाइड दैट ग्रुप इट डज नॉट रिप्रोड्यूस। तो इस तरीके की स्पेशलाइजेशन को हम कहते हैं सिंपेट्रिक स्पेशलाइजेशन। मॉडल ऑफ स्पेशलाइजेशन, नाउ यू कैन सी द 2 फिगर्स ऑफ वेरिएशन इन phyletic gradualism and second in punctuated equilibrium। जब हम पहली फिगर की बात करते हैं, इस पहली फिगर में आप देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी स्पीशीज 1, स्पीशीज 2 और स्पीशीज 3 है, दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। मतलब कि यहां पे देयर कुड बी एन ऑर्गेनिज्म जो कि स्पीशीज 1 या स्पीशीज 2 का भी पार्ट होते हैं। एंड देयर इज कंप्लीटली डिफरेंट फिगर इन फिगर बी, जहां पे देयर आर 3 स्पीशीज ए, बी एंड स्पीशीज सी, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को, मिडिल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं करते। तो दीज आर काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन जहां पे एक जगह पे 2 स्पीशीज आपस में मिलकर रिप्रोड्यूस करके कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म या दूसरी स्पीशीज बना सकते हैं। वहीं पर ही देयर इज पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, जहां पे 2 स्पीशीज में आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, एंड दे ऑलवेज क्रिएट अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, classification mean identifying similarities and differences between different kind of organisms and then placing similar organisms in one group and different kind of organisms in different group. Classification generally हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और इन कैटेगरीज को डिवाइड करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उस टेक्निक का नाम है क्लासिफिकेशन, जहां पे हम सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप में रखते हैं। टेक्सोनॉमी may thus be defined as the science of classification of organisms into categories maintaining certain rules। क्लासिफिकेशन को डिराइव करने के लिए जो तरीका हम अपनाते हैं उस तरीके को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। और ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स की, ये कुछ स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करके करी जाती है, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और इस कैटेगरीज को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज,
While classifying an organism, it is assigned to category which shows its evolutionary relationship with other groups of organism. Each level or category is termed taxon और जिसका प्लूरल होता है टेक्सा. The lowermost category is known as species. किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं तो उसे एक कैटेगरी असाइन करते हैं और वो कैटेगरी असाइन करने का तरीका होता है उनके इवोल्यूशन पे. किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिराइव करके हम उसकी कैटेगरी को तय करते हैं और इस कैटेगरी का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट माना जाता है स्पीशीज को. जो कैटेगरीज हम किसी भी एक क्लासिफिकेशन के लिए फॉलो करते हैं वो है, सबसे पहला आता है हमारे पास में स्पीशीज. सबसे पहले हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को उसकी स्पीशीज से डिवाइड करते हैं, उसके बाद में उसके जीनस से डिवाइड करते हैं, फिर फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास एंड देन फाइलम. दीज आर द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिसमें हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं. Now how you categorize or how you name a particular organism. जब भी हमें एक कोई नई स्पीशीज मिलती है या कोई एक नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, उस ऑर्गेनिज्म के नाम को डिफाइन करने के लिए देयर आर सम कन्वेंशंस और इन कन्वेंशंस को हम साइंटिफिक नेमिंग कन्वेंशंस कहते हैं. Different plants and different animals have different common names. They arouse the need to give organisms names which could be understood throughout the world. So the scientific names are given to the organism. किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए हमें उसको एक नाम देना इंपॉर्टेंट है. ना ये जो नाम है, ये नाम ऑफ कोर्स ये बातें कंट्री बाय कंट्री या स्टेट बाय स्टेट डिफर होता है. तो जब भी किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को हमें नाम देना होता है तो हम उसको एक साइंटिफिक नाम देते हैं जो कि पूरी दुनिया में पॉपुलर होता है. अ साइंटिफिक नेम बाय कन्वेंशन इज प्रिंटेड इन इटैलिक्स और अंडरलाइंड व्हेन हैंडरिटन. जब भी हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो किसी भी एक साइंटिफिक नेम को जब भी प्रिंट किया जाता है तो वो उसे इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है या फिर अगर उसे हाथ से लिखा जाता है तो हम उस साइंटिफिक नेम को हमेशा अंडरलाइन करते हैं. साइंटिफिक नेमिंग इज अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ साइंटिफिक रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. हम कभी भी जब भी कोई एक साइंटिफिक नाम रखते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का तो हम एक नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं और ये जितने भी सारे साइंटिफिक नाम रखे जाते हैं वो या तो ग्रीक लैंग्वेज में रखे जाते हैं या फिर लैटिन लैंग्वेज में रखे जाते हैं. 3 main features of biological names are as follows. हम 3 तरीके के बायोलॉजिकल नेम्स को फॉलो करते हैं और ये अभी हमने बताया. फर्स्ट कि जितने भी सारे साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनको इटैलिक्स या अंडरलाइन में किया जाता है. साइंटिफिक नेम्स को नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंगली सेट किया जाता है. और थर्ड, जितने भी सारे साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में रखे जाते हैं. They are understood all over the world and have made communication about organisms easier. ये जितने भी हमारे साइंटिफिक नेम्स होते हैं ये सिर्फ इसीलिए रखे जाते हैं ताकि पूरी दुनिया उनको इसी एक पर्टिकुलर नाम से जाने, जिससे कि हमें ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है. Prokaryotes and eukaryotes. Now there are 2 kinds of cells which we can derive. These are the primitive nucleus cells. First is prokaryotes. Absence of well-defined nucleus, or in other words a primitive nucleus termed as prokaryotes. ऐसे cells या ऐसे organisms जिनके cell structures में जो nucleus है उस न्यूक्लियस का एक प्रॉपर डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता तो उन तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स absence of well defined structure of nucleus and eukaryotes presence of well defined structure of
nucleus. So dependent on the type of nucleus we have, हमारे पास में दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं या यूकैरियोट्स कहते हैं. Now there are some differences between prokaryotes and eukaryotes. Now these differences are based upon some characteristics. Size. A prokaryote has a size of 0.1 to 10 micrometer of cell size, but जो यूकैरियोट्स का सेल साइज होता है वो ज्यादा बड़ा होता है और वो 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक का होता है. जो जेनेटिक मटेरियल हम प्रोकैरियोट्स में देखते हैं वो सर्कुलर डीएनए फॉलो करते हैं. प्रोकैरियोट्स हैव सर्कुलर डीएनए बट यूकैरियोट्स हैज अ linear DNA which is presented in form of histones. Histones as genetic material present होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और हमारे जो यूकैरियोट्स होते हैं वहां पे डीएनए मॉलिक्यूल इज रैप्ड बाय हिस्टोन. यहां पे हिस्टोन रैप करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को, और प्रोकैरियोट्स में डीएनए एसोसिएटेड होता है, मतलब कि डीएनए के साथ में ही हिस्टोन होता है. नाउ द साइट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल. डीएनए इन साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फॉर प्रोकैरियोट्स, बट यूकैरियोट्स में डीएनए के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है. ऑर्गेनल्स. बहुत सारे इंडिविजुअल न्यूक्लियस के अलावा जितने भी स्ट्रक्चर हमारे सेल में होते हैं उनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, और प्रोकैरियोट्स में हर ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, मतलब कि किसी भी एक ऑर्गेनल को डिफाइन, उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए मेम्ब्रेन नहीं होती. बट यूकैरियोट्स में देयर आर वेरियस membrane bound structures which are known as mitochondria, Golgi body, lysosomes, which are present inside the cell, and we can distinguish every organelle from their membrane structure. Cell wall. Prokaryotes में present होती है cell wall, but in eukaryotes like in animals there are no cell walls, but in plants yes, there is a cell wall which is made up of cellulose. Respiration in prokaryotes is done by lysosomes, but in eukaryotes respiration is done by mitochondria. Reproduction. प्रोकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से करी जाती है. इन यूकैरियोट्स रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है इनटू किंगडम्स, एंड इन आवर क्लासिफिकेशन वी हैव 5 किंगडम्स. द फर्स्ट इज, इन 5 किंगडम्स को डिवाइड करने के लिए वी हैव 3 क्राइटेरियाज. द फर्स्ट क्राइटेरिया इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. हमने सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा है वो यही रखा है कि हमारे जो सेल है उस सेल के न्यूक्लियस में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है या नहीं है. दूसरा, वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. और तीसरा, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है. इस पे डिपेंड करके हमारे पास में क्लासिफिकेशन जो हुई है ऑर्गेनिजम्स की, उसको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. द फर्स्ट आर नोन एज मोनेरास, जिसके एग्जाम्पल हैं ब्लू ग्रीन एल्गाई और बैक्टीरिया. दूसरी कैटेगरी है हमारे पास में दूसरी कैटेगरी है जो हमारे पास में इट्स प्रोटोक्टिस्टा. प्रोटोक्टिस्टा में जो एग्जाम्पल है हमारे पास में दीज आर एल्गाइज एंड प्रोटोजोआ. द थर्ड वन इज फंजाइज, जिसमें वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल्स आर ferns and models. Plantae we have mossets, seed plants, and in animals we have non-chordates and chordates.
Viruses and introduction. Viruses are nothing, again these are the organisms. They are non-living and made up of DNA surrounded by protein coat. They can replicate, but they cannot reproduce on their own. They reproduce when inside a living cell. Therefore, viruses poses a special classification problem. Logically, therefore, they cannot be placed in any of the 5 kingdoms because they are non-living and they are not organisms. जितने भी हमारे वायरसेस होते हैं, सबसे पहली बात, एक वायरस अगर नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो वायरस हमेशा नॉन लिविंग होगा. ये वायरसेस तभी अपने लिविंग फॉर्म में आते हैं जब वो किसी भी एक लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं, और जब जैसे ही वो किसी भी एक लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं. वो अपने आप से रिप्रोड्यूस नहीं होते. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन वायरसेस की ये है कि हम हमारी 5 किंगडम्स की कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी में इन वायरसेस को नहीं रख सकते. द प्रॉब्लम इज that they are non-living first of all, and they are even not considered as an organism because they are non-living. Now, structure of a virus is kind of, you can show it in figure. Viruses have a simple structure consisting of a core and a cover. Every virus has a core जहां पे वो अपना न्यूक्लियस रखता है, और हर न्यूक्लियस का क्या होता है, एक कवर होता है. द कोर पार्टिकल इज जेनेटिक मटेरियल, इधर डीएनए और आरएनए. किसी भी कोर पार्टिकल का किसी भी एक वायरस के पास में या तो उसका एक डीएनए होगा या फिर उसका एक आरएनए होगा, और ये एक आरएनए या डीएनए कवर किया जाता है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड में. हर वायरस के पास में 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक उसका कोर जिसमें वो अपना डीएनए स्टोर करता है, एक दूसरा उसका कैप्सिड जहां पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है. हर वायरस के पास में अपनी एक टेल होती है और एक बेस प्लेट होती है, और टेल फाइबर्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करता है. Infective properties of virus. Viruses are known to attack bacteria, plants or animals. Viruses which invade bacteria are called bacteriophages. Viruses स्पेशली जाने जाते हैं बैक्टीरियाज पे या प्लांट्स पे या एनिमल्स पे अटैक करने के लिए. कोई भी एक वायरस अपने आप को तभी रिप्रोड्यूस या तभी एक्टिव बना सकता है जब वो किसी भी एक लिविंग बॉडी के अंदर हो. तो ऐसे वायरसेस जो अपने आप को एक्टिवेट करते हैं या फिर अपने आप को जिंदा रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस. फॉर एग्जाम्पल पोलियो. पोलियो जो वायरस होता है वो हमेशा किसी भी एक नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है. Mumps viruses only attack to a salivary glands of humans. Now viruses keep on mutating. इसका मतलब वायरसेस हमेशा अपने आप को चेंज करते रहते हैं. इनका सेल स्ट्रक्चर या फिर जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है. तो सबसे बड़ी दिक्कत जो साइंटिस्ट के पास में आती है वो ये है कि जो मेडिसिन वो पर्टिकुलर एक वायरस के लिए बनाते हैं, वो पर्टिकुलर वायरस अगर अपने आप को म्यूटेट कर लेता है तो वो मेडिसिन उस तरीके के वायरस पे काम नहीं करती. तो इसीलिए किसी भी एक वायरस को क्योर करना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. जिसका एक एग्जाम्पल है फ्लू वायरस. Flu virus mutates and so every year flu is caused by a different virus and scientists find it difficult to find a cure for influenza or flu. किसी भी एक फ्लू वायरसेस जो हमारे फ्लू वायरस होते हैं वो अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं. इसका मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहा रहता है. तो जब हमारा जेनेटिक मटेरियल किसी भी एक फ्लू वायरस का चेंज हो जाता है तो जो मेडिसिन या फिर जो एंटीबायोटिक्स या जितने भी सारी चीजें हम बनाते हैं किसी भी एक डिजीज को क्योर करने के लिए, वायरसेस पे वो असर कभी कभार नहीं करती क्योंकि वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं.
Now do it yourself. These are some questions which you have to do by yourself. The first one, you have to explain the synthetic theory of evolution. Substantiate the idea of evolution through molecular evidences. Classify the following animals: earthworms, roundworms, frogs and humans into 5 kind of categories, that is Plantae, Monera, Animalae, and etc. Write the scientific names of the following things: mango, man, cat and tiger. These are the questions which you have to do by yourself. Thank you and have a nice day.